कुछ पलों के बाद सब कुछ खत्म हो गया। दर्द जो था, दक्ष इतना समझदार था कि समझ गया कि क्या हो रहा था। वह धरती पर मर गया, एक नई दुनिया में आया और उस वर्तमान शरीर में चला गया जिसे वह ले जा रहा था। अब उसके पास यादों के दो सेट थे, एक पृथ्वी पर उसके मूल जीवन से और दूसरा उस व्यक्ति से जिसका शरीर वह ले रहा था। वह खड़ा हुआ और दीवार पर टंगे एक पुराने दिखने वाले दर्पण के सामने चला गया और निश्चित रूप से उसने जो देखा वो उस व्यक्ति की अपरिचित शक्ल थी जिससे उसे अपनी यादों का दूसरा सेट मिला था। उन यादों से उसे कुछ बुनियादी बातें समझ में आई। वह शुई किंगडम के नाम से मशहूर राज्य में रहता था, जिसकी राजधानी ड्रैगन सिटी थी। जिस व्यक्ति पर उसने कब्जा किया उसका नाम भी दक्ष था और वह इस साल 12 साल का था। वह खुद भी इस बात से हैरान था कि वह कितना सुंदर दिखता है। उसके लंबे काले बाल, तराशा हुआ चेहरा, एक सुंदर नाक और एक सुंदर मुस्कान थी। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी वह थी सुंदर पीली आंखें। उसकी पुतलियां हल्के पीले रंग की थी। उसने धरती पर अनगिनत लोगों को नीली या भूरी आंखों के साथ देखा था, लेकिन उसने कभी भी चमकते सूरज के समान हल्के सुनहरे रंग की आइरिस नहीं देखी थी। कुछ मिनटों तक खुद की प्रशंसा करने के बाद वह वापस बिस्तर पर चला गया और वह सब कुछ सोचने लगा जो वह जानता था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। दक्ष लॉन कबीले के नेता का पोता था। लॉन कबीला राजधानी शहर शुई पर कब्जा करने वाली 3 प्रमुख शक्तियों में से एक था। अन्य 2 किन और गु कबीले थे। कहा जाता है कि इन तीनों कुलों के पास शुई के शाही कुल के बराबर ही शक्ति थी और दक्ष के दादा तेज प्रताप खुद शुई के सबसे शक्तिशाली साधकों में से एक थे। उनकी साधना सम्राट से थोड़ी ही कम थी। दक्ष के पिता महेंद्र प्रताप तेज प्रताप के दूसरे बच्चे थे और कहा जाता था कि महेंद्र प्रताप के सभी बच्चों में से उनमें सबसे ज्यादा प्रतिभा थी। 29 साल की छोटी सी उम्र में ही वह गोल्ड कोर के शिखर पर एक साधना आधार पर पहुंच चुके थे। हर कोई उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करता था और ये लगभग तय था कि वह अगले कबीले के नेता बनेंगे। लेकिन तभी त्रासदी घटित हुई। एक दिन उसकी हत्या कर दी गई। अफवाहें फैली कि 3 हत्यारों ने महेंद्र प्रताप पर हमला किया। सभी का खेती का आधार उससे कहीं ज्यादा था। उसने जमकर लड़ाई की, एक हत्यारे को मार डाला और दूसरे को घायल कर दिया। लेकिन अफसोस, लड़ाई के दौरान उसकी मौत हो गई। तेज प्रताप क्रोधित हो गया और उसने अपराधी को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर जांच असफल रही। महेंद्र प्रताप का केवल एक ही बेटा था, दक्ष, जिसके पास अपने पिता से भी अधिक प्रतिभा थी और वो लॉन कबीले को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। दक्ष को एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो 10 लाख साल में सिर्फ एक बार प्रकट होता है। उसने 6 साल की उम्र में साधना शुरू की और सिर्फ 2 साल में ही शरीर को निखारने की चरम अवस्था को प्राप्त कर लिया। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे हासिल करने में आम लोगों को कम से कम 4 से 5 साल लग जाते। जिस दुनिया में वह पहुंचा, वह साधना का अभ्यास करती हुई प्रतीत होती थी और हर क्षेत्र में साधना के 10 चरण थे। उसके बाद ही आप अगले क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। दक्ष पहले से ही शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर था। वह अगले 6 महीनों में आत्मा स्थापना तक पहुंच जाता, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसा कि सभी ने सोचा था, क्योंकि वह भी हत्या का लक्ष्य बन गया। दक्ष की उम्र मात्र 8 साल थी जब उसने शरीर को निखारने की कला के शिखर को प्राप्त किया, जो 10वां चरण था। पूरे देश में वह शीर्ष पर था। उसकी प्रतिभा उसकी पीढ़ी के लोगों में बेजोड़ थी। यहाँ तक कि शाही परिवार के बच्चे भी उसके मुकाबले में नहीं थे। लेकिन फिर भी वह कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ और हमेशा कड़ी मेहनत करता रहा। उसकी मेहनत के पीछे प्रेरणा का सिर्फ एक स्रोत था। अपने पिता की मौत के बाद वह और मजबूत बनना चाहता था, इतना मजबूत कि उसकी मां को उसकी चिंता न करनी पड़े। वह अपने पिता की मौत के पीछे के लोगों की पहचान उजागर करने और अपना बदला लेने की ताकत चाहता था। वह इतना मजबूत बनना चाहता था कि सभी की रक्षा कर सके।
ताकि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी खतरा न हो, जैसा कि उसके पिता को हुआ था। बचपन से ही दक्ष को ताकत का महत्व पता था। वह लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता रहा। हर बार जब वह कोई सफलता हासिल करता तो वह खुशी अपनी माँ के पास जाता और उसे सब कुछ बताता, बस उसके चेहरे पर गर्व और खुशी का भाव देखने के लिए। जब भी उसकी माँ उसकी प्रशंसा करती तो दक्ष को सहज महसूस होता। एक और चीज जो उसे पसंद थी वह थी पढ़ना। 8 साल की उम्र तक उसने अपने कबीले की हर किताब पढ़ ली थी। जब भी वह साधना नहीं कर रहा होता तो उसे हमेशा पढ़ते हुए देखा जा सकता था। उसी दिन वह पढ़ने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय गया। राज्य के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पूरे देश में पुस्तकों का सबसे व्यापक संग्रह होने का दावा किया जाता था। हालांकि लॉन कबीले के पास भी काफी व्यापक पुस्तकालय था, लेकिन यह मात्रा के बजाय गुणवत्ता के पहलू पर अधिक केंद्रित था। दूसरी ओर राष्ट्रीय पुस्तकालय मात्रा के मामले में योग्य था और इसमें कई दुर्लभ पुस्तकें भी थीं जो अन्यत्र मिलना मुश्किल था। इस प्रकार वह अक्सर राष्ट्रीय पुस्तकालय जाता था। कुछ घंटे पढ़ने के बाद दक्ष चला जाता था। चूंकि वो लॉन कबीले का युवा गुरु था और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने लिए 2 रक्षकों की व्यवस्था की थी जो दोनों ही आत्मा स्थापना क्षेत्र के शिखर पर थे। वे कबीले के गुरु के आदेश के अनुसार दक्ष की रक्षा करने के लिए गुप्त रूप से उसका पीछा करेंगे। उस समय दक्ष अपने कबीले की सुनहरी गाड़ी में था, जिस पर एक भव्य ड्रैगन प्रतीक था जो लॉन कबीले का प्रतिनिधित्व करता था। सामान्य डाकू उस गाड़ी के पास जाने का सपना भी नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रतीक क्या दर्शाता है। लॉन कबीला देश की शीर्ष शक्तियों में से एक था। सामान्य डाकू उनके किसी भी शिपमेंट को चुराने का सपना भी नहीं देखते। कबीले के किसी सदस्य को ले जा रही गाड़ी पर हमला करना तो दूर की बात है। दक्ष अपनी गाड़ी में था और लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब में पढ़ी गई बातों पर विचार कर रहा था। ये किताब महाद्वीप के मिथकों और किंवदंतियों का विवरण देती थी। गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी के बाहर के क्षेत्र में केवल मृत सन्नाटा छा गया। उलझन में दक्ष ये पता लगाने के लिए गाड़ी से बाहर चला गया कि क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला वो उस दृश्य को देखकर चौंक गया जो उसकी आंखों का सामना कर रहा था। उसका गाड़ीवान जमीन पर मृत पड़ा था और एक नकाबपोश आदमी गाड़ी के सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। भले ही वह शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर था, फिर भी वह किसी अन्य व्यक्ति की साधना का न्याय नहीं कर सकता था। केवल आत्मा स्थापना क्षेत्र से शुरू करने वाले साधक ही दूसरे के साधना स्तर को देख सकते थे। शरीर शोधन के शिखर और आत्मा स्थापना क्षेत्र के बीच हमेशा एक बड़ा अंतर था, लेकिन फिर भी दक्ष को अभी भी पता था कि वह खतरे में था। उसके सामने वाला व्यक्ति निस्संदेह उससे अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि वह अपनी गाड़ी के सामने सुरक्षित था, जिसका मतलब था कि उसने बिना किसी प्रयास के अपने चालक और रक्षकों को मार डाला था। वह जानता था कि उसके रक्षक नकाबपोश हत्यारे के हाथों पहले ही मर चुके थे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी वे उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आए। इसका एक ही संभावित उत्तर था, वे मर चुके थे। दक्ष सहज रूप से जानता था कि वह मुख्य लक्ष्य था। उसका ड्राइवर और रक्षक सिर्फ संपार्श्विक क्षति थे। यह उसे मारने के लिए एक जाल था, और यह ऐसा था जिसमें उसके लिए भागने का कोई संभावित रास्ता नहीं था। दक्ष ने अपने हाथ पीछे छिपा लिए। उसकी मुट्ठी में एक लाल जेड था जो आपातकालीन स्थिति के लिए था। उसने नकाबपोश आदमी का सामना करते हुए चुपके से उसे कुचल दिया। यह एक जेड था जो उसके दादा ने उसके पिता की हत्या के बाद उसकी सुरक्षा के लिए उसे उपहार में दिया था। यह जेड की एक अपेक्षाकृत महंगी जोड़ी का हिस्सा था, जिसमें से एक उसके दादा के हाथ में था, दूसरा उसके पास। जब एक जेड को कुचला जाता तो दूसरा भी नष्ट हो जाता, जिससे दूसरे धारक को सतर्क कर दिया जाता। इसे उपहार में देते समय उनके दादा ने उनसे वादा लिया था कि वे इसे हमेशा अपने साथ रखेंगे और खतरे का जरा सा भी संकेत मिलने पर इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम उस जेड को कुचलने के बाद सुरक्षित महसूस करते हो? नकाबपोश आदमी ने मजाक किया। उसके सामने के दृश्य को देखकर उसकी आंखें खुशी से भर गईं। तुम कौन हो?
दक्ष ने पूछा। हालांकि वह जानता था कि यह एक बेवकूफी भरा सवाल था और वह आदमी शायद जवाब नहीं देगा, लेकिन उसे दुश्मन को रोकना था ताकि उसके दादाजी आकर उसे बचा सके। ये हथकंडे मुझ पर काम नहीं करेंगे बेटा। मैं उस जैड का उद्देश्य जानता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे दादाजी लगभग 5 मिनट में यहाँ आ जाएंगे, लेकिन बात यह है बेटा, ये समय मेरे लिए तुम्हें 100 बार मारने के लिए पर्याप्त है। नकाबपोश आदमी पागलों की तरह हंसा। इस नकाबपोश आदमी को न केवल इस जैड के अस्तित्व के बारे में बल्कि इसके कार्य के बारे में भी कैसे पता चला, दक्ष ने सोचा। उसे ये जानकर झटका लगा कि उसकी एकमात्र बचाव कृपा का पता चल गया है। उसके दादाजी को उसके स्थान पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा। यह वर्तमान में उसके जीवन का सबसे खतरनाक क्षण था। उसे किसी तरह एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जीवित रहना था जो संभवतः आत्मा प्रतिष्ठान से उच्चतर क्षेत्र में था। दूसरे शब्दों में, उससे 2 पूर्ण क्षेत्र ऊपर। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दक्ष ने सावधानी से पूछा। क्या मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है बेटा? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम मेरे जैसे किसी व्यक्ति के हाथों मर रहे हो, नकाबपोश आदमी ने व्यंग्य किया। कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति से डरे हुए हो जो जल्द ही मर जाएगा, या फिर तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो? दक्ष ने मजाक किया। हा, मैं तुमसे डरता हूँ बेटा। क्या तुम मुझे हंसा कर मरवाना चाहते हो? नकाबपोश आदमी ने डांटते हुए कहा। बहुत हो गई बातें, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है बेटा। नकाबपोश आदमी ने दक्ष की ओर झपट्टा मारते हुए चिल्लाया। भले ही दक्ष हत्यारे से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था, फिर भी वह उसकी हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था। हत्यारे ने शायद पहले ही अनगिनत लोगों की हत्या कर दी थी, इसलिए उसकी हत्या की इतनी मजबूत मंशा थी। दक्ष लड़ने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे पता था कि उसके पास एकमात्र विकल्प तब तक जीवित रहना था जब तक उसके दादा उसकी मदद के लिए नहीं आ जाते। उसे बस कुछ और मिनट तक सहना था। हालांकि ये 5 मिनट एक छोटी अवधि की तरह लग रहे थे, लेकिन दक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे यह अनंत काल था, खासकर तब जब उसका सामना एक कुलीन हत्यारे से हो रहा था जो उससे 2 पूरे क्षेत्र ऊपर था। दक्ष ने अपना एक हाथ जेब में डाला और एक ताबीज पकड़ा। ठीक इसी तरह 2 लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। गोल्ड कोर दायरे के शुरुआती चरणों में एक नकाबपोश हत्यारा एक ऐसे लड़के के खिलाफ लड़ रहा था जो सिर्फ 8 साल से थोड़ा बड़ा था और जो बॉडी रिफाइनिंग दायरे के शिखर पर था। उसके जीवन के लिए एक लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसका बचना इस लड़ाई के नतीजे पर निर्भर था। दक्ष की उम्र मात्र 8 साल थी जब उसने शरीर को निखारने की कला के शिखर को प्राप्त किया, जो 10वां चरण था। पूरे देश में वह शीर्ष पर था। उसकी प्रतिभा उसकी पीढ़ी के लोगों में बेजोड़ थी। यहाँ तक कि शाही परिवार के बच्चे भी उसके मुकाबले में नहीं थे, लेकिन फिर भी वह कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ और हमेशा कड़ी मेहनत करता रहा। उसकी मेहनत के पीछे प्रेरणा का सिर्फ एक स्रोत था। अपने पिता की मौत के बाद वह और मजबूत बनना चाहता था, इतना मजबूत कि उसकी मां को उसकी चिंता न करनी पड़े। वह अपने पिता की मौत के पीछे के लोगों की पहचान उजागर करने और अपना बदला लेने की ताकत चाहता था। वह इतना मजबूत बनना चाहता था कि सभी की रक्षा कर सके, ताकि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी खतरा न हो, जैसा कि उसके पिता को हुआ था। बचपन से ही दक्ष को ताकत का महत्व पता था। वह लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता रहा। हर बार जब वह कोई सफलता हासिल करता, तो वह खुशी अपनी माँ के पास जाता और उसे सब कुछ बताता, बस उसके चेहरे पर गर्व और खुशी का भाव देखने के लिए। जब भी उसकी माँ उसकी प्रशंसा करती, तो दक्ष को सहज महसूस होता। एक और चीज जो उसे पसंद थी, वह थी पढ़ना। 8 साल की उम्र तक उसने अपने कबीले की हर किताब पढ़ ली थी। जब भी वह साधना नहीं कर रहा होता, तो उसे हमेशा पढ़ते हुए देखा जा सकता था। उसी दिन वह पढ़ने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय गया। राज्य के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पूरे देश में पुस्तकों का सबसे व्यापक संग्रह होने का दावा किया जाता था। हालांकि लॉन कबीले के पास भी काफी व्यापक पुस्तकालय था,
लेकिन यह मात्रा के बजाय गुणवत्ता के पहलू पर अधिक केंद्रित था। दूसरी ओर राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। मात्रा के मामले में योग्य था और इसमें कई दुर्लभ पुस्तकें भी थीं जो अन्यत्र मिलना मुश्किल था। इस प्रकार वह अक्सर राष्ट्रीय पुस्तकालय जाता था। कुछ घंटे पढ़ने के बाद दक्ष चला जाता था। चूंकि वो लॉन कबीले का युवा गुरु था और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने लिए 2 रक्षकों की व्यवस्था की थी जो दोनों ही आत्मा स्थापना क्षेत्र के शिखर पर थे। वे कबीले के गुरु के आदेश के अनुसार दक्ष की रक्षा करने के लिए गुप्त रूप से उसका पीछा करेंगे। उस समय दक्ष अपने कबीले की सुनहरी गाड़ी में था, जिस पर एक भव्य ड्रैगन प्रतीक था जो लॉन कबीले का प्रतिनिधित्व करता था। सामान्य डाकू उस गाड़ी के पास जाने का सपना भी नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रतीक क्या दर्शाता है। लॉन कबीला देश की शीर्ष शक्तियों में से एक था। सामान्य डाकू उनके किसी भी शिपमेंट को चुराने का सपना भी नहीं देखते। कबीले के किसी सदस्य को ले जा रही गाड़ी पर हमला करना तो दूर की बात है। दक्ष अपनी गाड़ी में था और लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब में पढ़ी गई बातों पर विचार कर रहा था। ये किताब महाद्वीप के मिथकों और किंवदंतियों का विवरण देती थी। अचानक गाड़ी रुक गई। गाड़ी के बाहर के क्षेत्र में केवल मृत सन्नाटा छा गया। उलझन में दक्ष ये पता लगाने के लिए गाड़ी से बाहर चला गया कि क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला, वो उस दृश्य को देखकर चौंक गया जो उसकी आंखों का सामना कर रहा था। उसका गाड़ीवान जमीन पर मृत पड़ा था और एक नकाबपोश आदमी गाड़ी के सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। भले ही वह शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर था, फिर भी वह किसी अन्य व्यक्ति की साधना का न्याय नहीं कर सकता था। केवल आत्मा स्थापना क्षेत्र से शुरू करने वाले साधक ही दूसरे के साधना स्तर को देख सकते थे। शरीर शोधन के शिखर और आत्मा स्थापना क्षेत्र के बीच हमेशा एक बड़ा अंतर था, लेकिन फिर भी दक्ष को अभी भी पता था कि वह खतरे में था। उसके सामने वाला व्यक्ति निस्संदेह उससे अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि वह अपनी गाड़ी के सामने सुरक्षित था, जिसका मतलब था कि उसने बिना किसी प्रयास के अपने चालक और रक्षकों को मार डाला था। वह जानता था कि उसके रक्षक नकाबपोश हत्यारे के हाथों पहले ही मर चुके थे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी वे उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आए। इसका एक ही संभावित उत्तर था, वे मर चुके थे। दक्ष सहज रूप से जानता था कि वह मुख्य लक्ष्य था। उसका ड्राइवर और रक्षक सिर्फ संपार्श्विक क्षति थे। यह उसे मारने के लिए एक जाल था, और यह ऐसा था जिसमें उसके लिए भागने का कोई संभावित रास्ता नहीं था। दक्ष ने अपने हाथ पीछे छिपा लिए। उसकी मुट्ठी में एक लाल जेड था जो आपातकालीन स्थिति के लिए था। उसने नकाबपोश आदमी का सामना करते हुए चुपके से उसे कुचल दिया। यह एक जेड था जो उसके दादा ने उसके पिता की हत्या के बाद उसकी सुरक्षा के लिए उसे उपहार में दिया था। यह जेड की एक अपेक्षाकृत महंगी जोड़ी का हिस्सा था, जिसमें से एक उसके दादा के हाथ में था, दूसरा उसके पास। जब एक जेड को कुचला जाता तो दूसरा भी नष्ट हो जाता, जिससे दूसरे धारक को सतर्क कर दिया जाता। इसे उपहार में देते समय उनके दादा ने उनसे वादा लिया था कि वे इसे हमेशा अपने साथ रखेंगे और खतरे का जरा सा भी संकेत मिलने पर इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम उस जेड को कुचलने के बाद सुरक्षित महसूस करते हो? नकाबपोश आदमी ने मजाक किया। उसके सामने के दृश्य को देखकर उसकी आंखें खुशी से भर गईं। तुम कौन हो? दक्ष ने पूछा। हालांकि वह जानता था कि यह एक बेवकूफी भरा सवाल था और वह आदमी शायद जवाब नहीं देगा, लेकिन उसे दुश्मन को रोकना था ताकि उसके दादाजी आकर उसे बचा सके। ये हथकंडे मुझ पर काम नहीं करेंगे बेटा। मैं उस जेड का उद्देश्य जानता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे दादाजी लगभग 5 मिनट में यहाँ आ जाएंगे, लेकिन बात यह है बेटा, ये समय मेरे लिए तुम्हें 100 बार मारने के लिए पर्याप्त है। नकाबपोश आदमी पागलों की तरह हंसा। इस नकाबपोश आदमी को न केवल इस जेड के अस्तित्व के बारे में, बल्कि इसके कार्य के बारे में भी कैसे पता चला? दक्ष ने सोचा।
उसे ये जानकर झटका लगा कि उसकी एकमात्र बचाव कृपा का पता चल गया है। उसके दादाजी को उसके स्थान पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा। यह वर्तमान में उसके जीवन का सबसे खतरनाक क्षण था। उसे किसी तरह एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जीवित रहना था जो संभवतः आत्मा प्रतिष्ठान से उच्चतर क्षेत्र में था। दूसरे शब्दों में, उससे 2 पूर्ण क्षेत्र ऊपर। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दक्ष ने सावधानी से पूछा। क्या मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है, बेटा? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम मेरे जैसे किसी व्यक्ति के हाथों मर रहे हो, नकाबपोश आदमी ने व्यंग्य किया। कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति से डरे हुए हो जो जल्द ही मर जाएगा, या फिर तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो? दक्ष ने मजाक किया। हा, मैं तुमसे डरता हूँ बेटा। क्या तुम मुझे हंसा कर मरवाना चाहते हो? नकाबपोश आदमी ने डांटते हुए कहा। बहुत हो गई बातें, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है बेटा। नकाबपोश आदमी ने दक्ष की ओर झपट्टा मारते हुए चिल्लाया। भले ही दक्ष हत्यारे से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था, फिर भी वो उसकी हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था। हत्यारे ने शायद पहले ही अनगिनत लोगों की हत्या कर दी थी, इसलिए उसकी हत्या की इतनी मजबूत मंशा थी। दक्ष लड़ने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे पता था कि उसके पास एकमात्र विकल्प तब तक जीवित रहना था जब तक उसके दादा उसकी मदद के लिए नहीं आ जाते। उसे बस कुछ और मिनट तक सहना था। हालांकि ये 5 मिनट एक छोटी अवधि की तरह लग रहे थे, लेकिन दक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे यह अनंत काल था, खासकर तब जब उसका सामना एक कुलीन हत्यारे से हो रहा था जो उससे 2 पूरे क्षेत्र ऊपर था। दक्ष ने अपना एक हाथ जेब में डाला और एक ताबीज पकड़ा। ठीक इसी तरह 2 लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। गोल्ड कोर दायरे के शुरुआती चरणों में एक नकाबपोश हत्यारा एक ऐसे लड़के के खिलाफ लड़ रहा था जो सिर्फ 8 साल से थोड़ा बड़ा था और जो बॉडी रिफाइनिंग दायरे के शिखर पर था। उसके जीवन के लिए एक लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसका बचना इस लड़ाई के नतीजे पर निर्भर था। आखिरकार नकाबपोश आदमी ने अपना काम पूरा कर लिया। वो दक्ष की नजरों से ओझल हो गया। बिना समय बर्बाद किए दक्ष ने अपने हाथ में मौजूद ताबीज को कुचल दिया। इस दुनिया में दवा, खजाने, हथियार और ताबीज सभी को ग्रेड के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। सबसे कम ग्रेड नश्वर ग्रेड था, जिसके ऊपर आत्मा, पृथ्वी, आकाश और बहुत कुछ आता था। दक्ष ने केवल आकाश ग्रेड और उससे ऊपर के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी भी इतने उच्च ग्रेड का कोई खजाना नहीं देखा था। पूरे शुई में कोई आकाश ग्रेड का खजाना नहीं था। यहाँ तक कि पास के एक राज्य में भी ऐसा ही मामला था। पूरे शुई में सबसे उच्च ग्रेड का खजाना केवल पृथ्वी ग्रेड का था। दक्ष ने जो तावीज इस्तेमाल किया था वो एक मध्यम स्तर का स्पिरिट ग्रेड तावीज था, जिसे दिव्य सुरक्षा तावीज कहा जाता था। यह इतना महंगा था कि आम लोग इसे खरीद भी नहीं सकते थे। केवल बड़े कबीले ही इसे खरीद सकते थे। इसका मुख्य लाभ ये था कि यह शुरुआती गोल्ड कोर दायरे के साधकों के हमलों को रोक सकता था। हालांकि बार हमलों के बाद इसे तोड़ा जा सकता था, फिर भी यह कुछ सुरक्षा प्रदान करता था। ये ताबीज एक और जीवन रक्षक खजाना था जो उसे उसके दादा ने उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन लॉन कबीले के लोग इसे खरीद सकते थे। दक्ष को बस यही उम्मीद थी कि उसके दादा उसकी ढाल टूटने से पहले उसे बचाने के लिए आएंगे। हत्यारे ने पूरी संभावना के साथ हमला करना जारी रखा क्योंकि वह जानता था कि इसे तोड़ा जा सकता है। 2 मिनट तक लगातार हमले के बाद अंततः ढाल में दरारें दिखाई देने लगी। यह अधिक समय तक नहीं टिकेगा, दक्ष ने सोचा। मैं देखूंगा कि तुम वहां कितनी देर तक छिप सकते हो, बच्चे, हत्यारे ने कहा। नकाबपोश आदमी अपने हाथों में चाकू लिए दक्ष के सामने खड़ा था। ये चाकू भी एक निम्न श्रेणी का आत्मा खजाना था, लेकिन ये दक्ष के मध्यम श्रेणी के आत्मा तावीज से अभी भी कमजोर था। दक्ष अब हवा में क्यूई महसूस कर सकता था, बेचैन हो रहा था। आसमान को चीर देने वाला वार। नकाबपोश आदमी ने अपनी मार्शल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दहाड़ लगाए। इससे पहले कि दक्ष खुद को तैयार कर पाता, एक अंधा करने वाला चाकू वार उसकी ओर आया।
हालांकि यह कौशल एक मजबूत साधक की नजर में बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन दक्ष के दृष्टिकोण से यह एक ऐसा कौशल लग रहा था जो आकाश को हिला सकता था, सूर्य और चंद्रमा को नष्ट कर सकता था। जैसे ही इस हमले ने उसकी बाधा को छुआ, बाधा टूटे हुए कांच की तरह टूट गई। हालांकि यह हमला मजबूत था, दक्ष जानता था कि उसकी ढाल कम से कम इस तरह के एक हमले से टूट सकती थी, लेकिन चूंकि यह पहले से ही इतने हमले के बाद टूट चुकी थी, इसलिए ये तुरंत टूट गई। फ्लैश स्टेप्स। दक्ष ने अपनी चाल कौशल का इस्तेमाल किया और हमले को चकमा दिया, लेकिन चूंकि हमला बहुत तेज था, इसलिए यह अभी भी कंधे को काटने में सक्षम था। कट से रक्त बहने लगा। यद्यपि यह लॉन कबीले का आंदोलन कौशल था जिसका दक्ष ने शुरू से ही अभ्यास किया था और इसमें उसे काफी सफलता भी मिली थी, फिर भी यह इतना तेज नहीं था कि अंततः उसे गोल्ड कोर रियल्म साधक के हमले से बचा सके। दक्ष घायल होने के बाद दर्द से कराह उठा। उसके कंधे से लगातार रक्त बह रहा था। दक्ष जानता था कि अगर वह बॉडी रिफाइनिंग दायरे के शिखर पर नहीं होता और उसका शरीर मजबूत नहीं होता, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि उसका पूरा कंधा काट दिया जाता। दक्ष ने हत्यारे को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह वहां नहीं था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन हत्यारे को नहीं ढूंढ पाया। उसे लगा कि किसी की नजर उस पर टिकी हुई है, जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार को देख रहा हो। खेल का समय खत्म हो गया। बच्चे, पीछे से किसी ने कहा। वह पलटा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक बड़े हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उस नकाबपोश आदमी ने उसे बार बार जमीन पर पटक दिया। दक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हर हड्डी टूट गई हो। उसके चारों तरफ रक्त बह रहा था। अब जाने का समय हो गया है, वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा, नकाबपोश आदमी ने दक्ष को हवा में उछालने से पहले कहा। इससे पहले कि दक्ष जमीन पर गिर पाता, एक आवाज आई। ये हत्यारे की आवाज थी। दहाड़ती बाघ की मुट्ठी, एक मुट्ठी दक्ष की सीना पर लगी, जिससे वह एक टूटी हुई पतंग की तरह उड़ गया, जो एक के बाद एक पेड़ों से टकराती हुई आखिरकार जमीन पर गिर गई। उसकी नब्ज और सांसें रुक गई थी। हत्यारे ने मुस्कुराने से पहले अपने शरीर की जांच की। मिशन पूरा हुआ, हत्यारे ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसे लगा कि हत्या की सुनामी तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। की ओर आ रही है। हत्यारे ने दक्षिण की ओर देखते हुए सोचा, लगता है वह कुछ ही सेकंड में यहाँ आ जाएगा। बिना समय बर्बाद किए वो वहां से गायब हो गया। करीब 10 सेकंड बाद कोई और उस जगह पर पहुंचा। एक बूढ़ा आदमी, उसके सिर पर सफेद बाल और लंबी चमकदार सफेद दाढ़ी थी। उसने ड्रैगन के साथ एक चमकदार लबादा पहना हुआ था। वह लॉन कबीले का कुलपति और दक्ष का दादा तेज प्रताप था। हालांकि वह बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन वह जीवन शक्ति और ताकत से भरा हुआ था। उसने इधर उधर देखा और जल्द ही दक्ष का नजारा देखा। वो तुरंत उसके बगल में आ गया। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसकी जांच की, लेकिन उसे कोई दिल की धड़कन महसूस नहीं हुई। वह डर गया। अगर कोई और वहां होता तो वह राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से एक को ऐसे हाव भाव के साथ देखकर चौंक जाता, लेकिन वह किसी दुश्मन से नहीं डरा था। वो दक्ष की सुरक्षा के लिए डरा हुआ था। हालांकि मैं तुम्हारे पिता को नहीं बचा सका, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा दक्ष। तुम जीने और इस दुनिया को और अधिक देखने के लायक हो, बूढ़े आदमी ने दक्ष को देखते हुए कहा। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक साधारण सा दिखने वाला डिब्बा निकाला और उसे खोला। अचानक वातावरण में बहुत ज्यादा क्यूई फैल गई। उस डिब्बे के अंदर एक पुरानी दिखने वाली गोली थी जिस पर कुछ अजीबोगरीब पैटर्न बने हुए थे। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला और दक्ष के मुंह में डाल दिया। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि यह गोली उतनी ही चमत्कारी होगी जितना उस व्यक्ति ने बताया था, तेज प्रताप ने खुद से कहा।
ये गोली कुछ ऐसी थी जो तेज प्रताप को एक रहस्यमय साधक की जान बचाने के बाद मिली थी। उस रहस्यमय साधक का पीछा लोगों का एक समूह कर रहा था और वह बुरी तरह घायल था। उस समय तेज प्रताप वहां से गुजर रहा था और जब उसने ये देखा तो उसने मदद करने का फैसला किया। वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसका पीछा करने वाले सभी लोग गोल्ड कोर क्षेत्र से ऊपर थे और उससे थोड़े ही कमजोर थे। वे शायद शुई साम्राज्य से नहीं थे, लेकिन फिर भी चूंकि वह ज्यादा ताकतवर था, उसने उन सभी को आसानी से मार डाला और उस व्यक्ति को बचा लिया। वो व्यक्ति बहुत आभारी था और उसने उसे धन्यवाद के रूप में ये गोली दी। उसने कहा कि इस गोली को जीवन देने वाली गोली कहा जाता है। तेज प्रताप ने इस गोली के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन विवरण ने उसे चौंका दिया। उस रहस्यमय साधक ने कहा कि यह गोली ज्यादातर चोटों को ठीक कर सकती है और यहाँ तक कि एक मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवित कर सकती है, अगर वह व्यक्ति 2 मिनट से ज्यादा समय से मरा न हो और अगर उसका कोई महत्वपूर्ण अंग जैसे सिर काटा न गया हो। तेज प्रताप उत्सुकता से सांस लेकर प्रभाव के होने का इंतजार कर रहा था और आखिरकार